हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का नाम है लास्ट मिनट ग्लिम्स। तो ये लास्ट मिनट ग्लिम्स या ग्लांस, इसका क्या अर्थ है? एग्जाम हॉल में जाने से पहले हम लास्ट मिनट एक बार रिवीजन करते हैं। रिवीजन कि लास्ट मिनट ग्लिम्स, एक झलक देख रहे हैं कि किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो ये वीडियो से आपका पूरा जितना भी आपने एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना भी आपने पढ़ा है वो रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस क्वेश्चन को या किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये बहुत जरूरी है। तो आइए जरा देखें। तो ये पूरा आपका इससे रिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे डिटेक्शन ऑफ एरर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ बता देते हैं। वाक्यों को एबीसी खंड में, ये एसएससी के एग्जाम के बारे में बात हो रही है क्योंकि उसमें 4 ही खंड होते हैं, ABCD। डी में होगा नो एरर। तो डिटेक्शन ऑफ एरर पर आइए। तो वाक्यों को ABC खंड में तोड़ लें और फिर यह देखें कि उसमें ग्रामर वाला कोई शब्द किसी खंड में है या नहीं। पहले तो आप जैसे ए में इतना लिखा हुआ है, फिर B ऐसे करके, जैसे जैसे उसने दे रखा है ना वैसे वैसे करके आप उसको तोड़ लीजिए। अब इस सेक्शन में आपको कोई ग्रामर वाला शब्द देखना है। तो ग्रामर वाले शब्द वहां जरूर मौजूद रहेंगे। अगर वो नहीं मौजूद रहेंगे तो फिर तो किसी से बनेगा ही नहीं कुछ। तो आपको ग्रामर वाले शब्द देखने हैं। अब ग्रामर वाले शब्द नीचे सुपर हिंट्स में दिए गए हैं, वो बताते हैं थोड़ी देर में। पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का भी ध्यान रखें कि कब सिंगुलर वर्ब लगेगा, कब प्लूरल वर्ब लगेगा। नंबर 2 पर वर्ब कोपुला वर्ब है कि अदर वर्ब है कि क्या है। नंबर 3, वाक्य की शुरुआत का भी ध्यान रखें कि साधारण शुरुआत है कि असाधारण, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब जो हम बात कर रहे थे कि हर एक पार्ट में आपको इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल वर्ड्स ढूंढने हैं, हिंट्स। अब ये ग्रामर के हिंट्स क्या है, आइए देखते हैं। दैट, बिकॉज, एज, सिंस, हार्डली, स्कार्सली। अब अगर 2-4 पक्का छूट भी रहे हैं उनको भी ध्यान से सुनिए। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तो यहां लिख देते हैं बेयरली, ये भी नेगेटिव। तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नो सूनर, देयर, हिज, इट्स, माई, योर, हु, विच, दैट, व्हाई, व्हेन, बिफोर, दैन। वर्ब प्लस ईडी बनाम, वर्ब प्लस आईएनजी। अब आइए प्रीपोजिशन पर। ऑफ, इन, बिटवीन, अमंग। वर्ब में एस और ईएस लगा हुआ है, इसका भी ध्यान रखें। चलिए कुछ और देखते हैं। ईच, every, either, neither, not only but also, not only but also। ये सारे के सारे हिंट्स हैं, इन पर विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इन पर एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टियर 1 का एग्जाम है, टियर 1 मतलब PT 2016। ईच ऑफ द गर्ल्स, अगर इस भाग में हम देखें तो यहां पर एक सुपर वर्ड आ गया, ईच। तो हमने क्या कहा था कि पार्ट वाइज तोड़ लीजिए और हर एक पार्ट में आप ग्रामर पर ध्यान दीजिएगा। तो ईच, जैसे ही ईच हमको दिखाई देता है तो हम सबसे पहले वर्ब की ओर दौड़ लगाएंगे। ईच के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तो हैव नहीं, हैज। तो बी पार्ट में मिस्टेक है। मी एंड माई वाइफ, तो मी तो ऑब्जेक्ट है और कोई भी वाक्य की शुरुआत ऑब्जेक्ट से नहीं सब्जेक्ट से होती है। तो इसमें पार्ट ए में गलती है। पार्ट ए में ये ग्रामर का शब्द निकल गया। तो यहाँ भी शुरुआत में ही शब्द निकला, यहाँ भी शुरुआत में। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि वाक्य का स्टार्टिंग पकड़ना बहुत जरूरी है। तो साधारण शुरुआत। अब ये भी देखिए, स्टार्टिंग, साधारण शुरुआत। ऐसे राइटिंग, तो राइटिंग सब्जेक्ट इज, एंड, आर्ट, यहाँ तक तो कोई भी गलती नहीं है। तो ऐसे राइटिंग क्या है, एक कला है। अब आता है पार्ट नंबर बी में, हम जैसे जाते हैं तो वहां हमको दिखता है दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जोर लगाना है दैट के बाद। दैट रिक्वायर्स, तो रिक्वायर्स जो है वो आर्ट के लिए आ रहा है। हु, विच, दैट के बाद वर्ब सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि हु, विच, दैट के तुरंत पहले सब्जेक्ट क्या है। आर्ट को देखते हुए रिक्वायर्स वर्ब सिंगुलर है, एस लगाए, बिल्कुल सही। अब बहुत बड़ा ग्रामेटिकल वर्ड आता है मैनी। तो मैनी की टक्कर होती है मच से। तो लिटिल,
फ्यू, लिटिल की टक्कर फ्यू से, लेस की टक्कर फ्यूअर से, ये सब क्लास में डिस्कस होता है। तो मैनी प्लानिंग, अगर मैनी सही होता तो प्लानिंग में एस लगता, जैसे मैनी बॉयज, तो आगे प्लानिंग है और प्लानिंग जो है वो अनकाउंटेबल है। जनरली आईएनजी अनकाउंटेबल होता है जनरली, अगर हम कुछ अपवाद को छोड़ दें, सिंगिंग, राइटिंग, डांसिंग, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की तरह बिहेव करता है, उनका प्लूरल नहीं बनता, तो हम मैनी के स्थान पर मच रखेंगे। तो बी खंड में ग्रामेटिकल वर्ड जो था वो था मैनी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पूरा चैप्टर करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ग्रामेटिकल वर्ड हर चैप्टर के कौन कौन से हैं जिन पर ग्रामर बेस्ड है। तो ऐसा वाला भी आपको एक वीडियो आगे जा करके मिल जाएगा। अब आइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट को देखें कि हमको एग्जाम हॉल में कैसे डील करना है। और ये एक बार हॉल में जाने से पहले आप इसको अगर देखेंगे तो इसका आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा। इस अध्याय में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रकार। नंबर 1 ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होता है और नंबर 2 ईडियम्स, ईडियम एस लगना चाहिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चंस, और उसी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। चलो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें ग्रामर बेस्ड, ग्रामर पर आधारित। शैल आई सिट बिटवीन यू, तो यहां पर बिटवीन नहीं होगा, यहां बिटवीन में गलती होगी, बिसाइड यू। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर। तो ऑप्शन है बिसाइड, बिसाइड्स, नेक्स्ट। तो बिसाइड और बिसाइड्स में टक्कर चलती है, तो इसमें बिसाइड जीत गया, बिसाइड बगल में, बिसाइड्स के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर 2 नो वन अदर। अरे आप नो वन, आप नो अलग किए हुए, वन अलग किए, अदर अलग किए हुए, तीनों 3 शब्द हैं, तो वन और अदर एक साथ लगा रहे हैं। तो यहां पर वन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो अदर, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, नो अदर बॉय, एनी अदर बॉय, एनी अदर रीजन, तो नो अदर रीजन। तो इसका आंसर हो गया ए। 3 पर आइए, द कस्टम, साधारण शुरुआत हो रही है, शुरुआत तो सबका देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हैज लगा, हैज के बाद ये ग्रामर ये कहता है कि हैज के बाद V3, हैज, हैव, हैड, हैविंग के बाद V3। तो टेक, टुक, टेकन, ये गलत हो गया, तो हमको कहना है टेकन रूट एक। अब आइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर कैसे या OWS पर कैसे बेस्ड होते हैं। ईच सेल्फ, ईच आ गया शुरू में, अब हर सिंगुलर लगना चाहिए, इस सिंगुलर लग गया। ईच सेल्फ इज यूनिक एंड देयरफॉर, एंड के बाद जो लगाइए, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अब इसमें तो कोई गलती है नहीं, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो लेकिन एसएससी के एग्जाम का एक नेचर है, वो लिख भी देता है कि अंडरलाइन पार्ट को अगर आपको इसको किसी से सब्स्टिट्यूट भी करना है फ्रेजेस से, तो वो भी पॉसिबल है, ये वो लिख देता है डायरेक्शन में। तो ये बैंक पीओ में ऐसा नहीं आता है, यहीं पर बैंक पीओ और एसएससी के इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अंतर है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बेस क्वेश्चन पूछता है। तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड बराबर बोले तो इनकम्पैरेबल, तो हम इतना सब हटा देंगे और उसकी जगह लिख देंगे इनकम्पैरेबल। तो पूरा ऐसा हो जाएगा, ईच सेल्फ इज यूनिक एंड देयरफॉर इज इनकम्पैरेबल। वी विल टेक केयर ऑफ यू, तो टेक केयर ऑफ यू को अगर इतना को, वैसे तो इसमें कोई गलती नहीं, अगर इतना हम हटा दें और इसको सब्स्टिट्यूट करें किसी इडियम्स एंड फ्रेजेस से, तो वो हो जाएगा लुक आफ्टर। तो एसएससी चूंकि निर्देश नहीं ऐसा लिख देता है, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप सीधे सीधे बोलिए ना कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये जो सब्स्टिट्यूशन का खेल चल रहा है। तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इनकम्पेरेबल, टेक केयर ऑफ बराबर लुक आउट। अब आइए, अब हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस को कैसे डील करें एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो ऊपर वाले जो लिए गए थे, ये भी टीयर 1 CGL टीयर 1 2016, ये हर साल ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 2016 का हम पुराना कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये इनका पैटर्न ही है, ये इनका नेचर ही है। आप 2020-21 तक भी अगर कोई आपको मिल जाता है क्वेश्चन बैंक, तो आप देखिएगा कि सारे के सारे में यही टेक्निक लगेगा, आंख मूंद करके आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले तो मुहावरों के लिटरल मीनिंग से बचना, शाब्दिक अर्थ नहीं होना चाहिए, और डिक्टेटेड वर्ड से भी बचें। इसका क्या अर्थ है कि जो शब्द, जैसे मुहावरा में अगर आया है ब्लैक शीप, तो अब ब्लैक शीप में जो इसका मीनिंग हमारा आंसर जो होगा, तो ना तो उसमें ब्लैक आना चाहिए, ना तो शीप आना चाहिए, क्योंकि ब्लैक और शीप वहां पर डिक्टेशन में है, वो दिया हुआ है।
तो फिर सर अगर उसका शाब्दिक अर्थ नहीं होगा, उसमें जो शब्द दिए गए वो किसी विकल्प में नहीं आने चाहिए, तो फिर सर आना क्या चाहिए? आना चाहिए हिडन मीनिंग। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑप्शन का एक ग्रुप बना ले, क्लस्टर बना ले, और जो उस ग्रुप में नहीं बैठता उसे बाहर करें। जैसे कि कॉट रेड हैंडेड, तो पूरा मुहावरा है कैच रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा, मतलब पकड़े जाना, रंगों हाथ। कोई काम करते समय आप गलत काम कर रहे हैं और आप पकड़ लिए गए, ये है पूरा मुहावरा है कैच रेड हैंडेड। कैच का पास्ट उन्होंने कर दिया कॉट रेड हैंडेड। कॉट बाई मिस्टेक, तो देखिए कॉट वर्ड इधर भी है, कॉट वर्ड इधर भी है, तो ये नहीं होना चाहिए। यही तो था कि डिक्टेटेड वर्ड्स नहीं होने चाहिए। नंबर 2, कॉट विथ, यहां तो दो प्रॉब्लम है, कॉट भी है और रेड भी है, तो ये भी ऑप्शन बाहर हो गया। इसके पहले वाले में भी ये बाहर हो गया। फाउंड वुंडेड, ये तो एकदम ही ऑड मैन आउट हो गया, घायल पाना नहीं। डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग, हाँ रंगे हाथ पकड़े जाना, तो इसका आंसर है डी। गेट क्रैशर, तो ये कोई व्यक्ति होगा क्योंकि ER लगा है, तो ये गेट तोड़कर अंदर आया है, तो ये इसका तो शाब्दिक अर्थ है कि गेट तोड़कर अंदर आया है। तो इसका हिडन मीनिंग ये होगा कि हमने तो अनुमति उसको नहीं दी अंदर आने की, लेकिन फिर भी वो गेट खोल कर अंदर आया है। क्योंकि देखो आप गेट को तोड़ोगे कैसे, छेनी हथौड़ा या फिर बम से, तो ऐसा नहीं होता है। इसका हिडन मीनिंग है कि हमने तो परमिशन नहीं दी, लेकिन वो ही गेट खोल करके अब अंदर आ गया है। थीफ, तो गेट से थीफ का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थीफ चोरी अंदर आएगा, गेट से तो कभी आएगा नहीं। उसको अगर आना भी होगा तो दीवार फांद करके आएगा, तो थीफ तो होगा नहीं। चिल्ड्रन भी नहीं होगा, चिल्ड्रन तो ऑड में ना हो। आप एक बार ध्यान से देखिए कि A, B और C जो है तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड है, और चिल्ड्रन नेगेटिव नहीं है। यही वहां बोला जा रहा था कि क्लस्टर, विकल्प का समूह बनाइए, और जो उस समूह में नहीं बैठ रहा है उसको बाहर कीजिए। A, B, C तीनों का एक ग्रुप बन गया, इसलिए ग्रुप बन गया क्योंकि तीनों के तीनों नेगेटिव पर्सन्स है, तो इसमें बाहर हो गया डी। इन्वेडर तो वो व्यक्ति होता है जो बिना परमिशन के अंदर आता है, घुसपैठिया। उसमें भी गेट वेट की जरूरत नहीं है। जैसे बॉर्डर है, तो बॉर्डर में भी इन्वेजन होता है, तो बॉर्डर में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कौन सा गेट लगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अनइनवाइटेड गेस्ट, हमने तो गेट नहीं खोला, लेकिन वो गेट खोल करके अंदर आ गए, तो ये अच्छा है, तो आंसर है सी। नेक्स्ट, टू एंगल, ठीक है। तो देखिए अगर किसी भी मुहावरे में 2 + V1 होना, तो इसका अर्थ है कि वो कोई एक्शन की ओर इशारा करेगा, एक्शन। तो आइए, एंगल जो होता है, अब देखते हैं यहां पर क्या क्या विकल्प दिया हुआ है। टू मेजर द रिवर ब्रेथ, नदी की चौड़ाई को नापना, ये तो एकदम बकवास हो गया। टू फिश विथ ए नेट, टू फिश, टू सिट एंड वॉच द रिवर, नंबर डी भी एकदम एब्सर्ड है, खत्म हो गया। बी और सी दोनों मिलते जुलते हैं क्योंकि उसमें फिश आया है। तो अब देखते हैं जरा, टू फिश का अर्थ है मछली पकड़ना, और वो भी नेट से। रुको, अगर मछली, देखो अब यहां पर एंगल का मीनिंग विथ ए नेट के कारण समझ में आ गया। मतलब हम मछली को चारा डाल करके, एंगल होता है जिसमें मछली को हम फंसा रही है, अब मछली यहाँ हमने दाना लगा दिया, इसे चुगने के लिए आएगी, फंस जाएगी, तो फिशिंग रॉड बोलिए। अब फिशिंग रॉड चूंकि एक एंगल बनाता है, तो एंगल ये मछली पकड़ने वाला रॉड होता है, और उसमें धागा लटका होता है, और फिर चारा होता है। मछली इसको जैसे ही खाने आएगी, बस मछली फंस जाएगी, ये चारा है और ये एंगल बना है, तो यहाँ पर होता है मछली पकड़ना, टू फिश। तो 3 का आंसर सी। सब 2016 टियर 1 CGL के क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ढूंढना है ऐसे स्ट्राइकिंग वर्ड्स क्वेश्चन में, जैसे कि नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनको आप विकल्प में खोजिए। इनको आप क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर पहले विकल्प बाद में आते हैं, पहले क्वेश्चन लिखा, पहले सबसे पहले इनको क्वेश्चन में खोजिए, ऑप्शन के बाद अभी आगे करते हैं। हमको कोई मुहावरा मिला, तो उस मुहावरे में हम ये क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमें कोई क्वेश्चन दिया गया, तो उसमें हम पढ़ते समय, जैसे वहाँ पे कई सारे शब्द होंगे, तो पढ़ते समय हम उन पर नाउन पर, एडजेक्टिव पर और एडवर्ब पर ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। वही क्लस्टर बना करके ऑप्शन
को बाहर करें, मतलब ऑड मैन आउट। ऑप्शन शुड नेवर रिलेटेड, ऑप्शन शुड नेवर बी रिलेटेड, बी छूट गया है। ऑप्शन शुड नेवर बी रिलेटेड डायरेक्टली विथ वर्ड्स, डायरेक्ट आपके ऑप्शन नहीं रिलेट होने चाहिए, मतलब हिडन मीनिंग से वो रिलेट होंगे। आओ देखते जरा। फेवरेटिज्म, पहला तो नाउन यही मिल गया हमको फेवरेटिज्म। तो आपको क्या क्या पकड़ना था? सबसे पहले आपको नाउन पकड़ना है, फिर एडजेक्टिव पकड़ना है, फिर एडवर्ब पकड़ना है। फेवरेटिज्म, सबसे पहले तो फेवरेटिज्म आ गया। शोन बाई ए पर्सन, पर्सन भी है। इन पावर, पावर भी है। टू हिज रिलेटिव, ओहो, तो यहाँ मेन दो वर्ड है, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो अब ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलो आप देखें क्या क्या वर्ड है। रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही उसको बोला जाता है जैसे कोई ऑफिशियल वर्क में जब हमको बहुत बार परमिशन लेना पड़े, बहुत नियम कानून बार बार हमको बताया जा रहा हो, तो उसी को बोलते हैं रेड टेपिज्म। तो ये नहीं होगा, रेड वाला कोई बात नहीं है। नेपोटिज्म, अच्छा एक चीज और बात बता देते हैं आपको कि देखिए यहां पर बी और सी ही ऑप्शन में टक्कर चल रही थी। इज्म, तो ये एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हम अपने रिलेटिव्स का ही पक्ष लेते हैं। फॉर्मेलिज्म, ये भी इज्म है। इज्म वाले को एक जगह कर लीजिए, ब्यूरोक्रेसी वाला बाहर हो गया, क्योंकि ये तो क्रेसी है, क्रेसी का अर्थ है रूल। इज्म ने एक समूह, एक ग्रुप बना लिया, ए बी सी, डी ऑड मैन आउट हो गया, क्लस्टर आउट। अच्छा लेकिन बी नहीं होगा, तो ए और सी में से कोई अब एक होगा। फॉर्मेलिज्म, तो हमने कहा था कि एकदम डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ भी इज्म है, यहाँ भी इज्म है, यहाँ भी इज्म, यहाँ भी इज्म, लेकिन डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो नेपोटिज्म, भाई भतीजा वाह, तो नेपोटिज्म को ही फेवरेटिज्म बोलते हैं। तो आंसर है सी। ए राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, राउंड अबाउट, घुमा फिरा करके किसी बात को कहना। वर्बोसिटी, टॉकटेटिवनेस, बातूनी, टॉक से है। सरकमलोक्यूशन, लोकेशियस, तो लॉक वाला दो वर्ड हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए सी और डी में से एक आंसर होगा। अब चूंकि वो राउंड अबाउट बोल रहा है, घुमा करके राउंड, और राउंड बोलते हैं सर्कल, और सर्कल मीन्स सरकम, तो आंसर सी। सरकमफ्रेंस होता ना मैथ्स में, तो सर्कल सरकम। सूटेबल और इंटेंडेड फॉर ओनली यंग पर्सन, मेन यहां पर वर्ड है यंग। तो देखो यूथफुल, ठीक, प्यूराइल, एडोलिसेंट, जुवेनाइल, आइल वाला दो विकल्प मिला। हमने क्या कहा था? डायरेक्ट नहीं संबंध होना चाहिए, डायरेक्ट संबंध नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक जाल है, फेंका है आपको फंसाने के लिए। जुवेनाइल, प्यूराइल, तो जुवेनाइल, जुआ, युवा, तो हम लोग गांव देहात में बोलते हैं जुआ वर्ग, और जब शहर आते हैं तो ये बन जाता है युवा वर्ग, जुवेनाइल। तो इसका आंसर है डी। अब आइए सेंटेंस कंप्लीशन में क्या देखना है। सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ें, पढ़ने के दौरान रिक्त स्थान के ब्लैंक आपको दिया जाएगा। एक बार इसके तुरंत पहले देखें, एक बार इसके तुरंत बाद देखें। यदि प्रश्न कठिन लगे तो ये हिंट्स हैं, यदि प्रश्न कठिन लगे तो आप विकल्प से चलें, और विकल्प में दो आपको पकड़ना है सिनोनिम और दो पकड़ना है एंटोनिम। अब इसमें भी सेंटेंस कंप्लीशन में कुछ हिंट्स वर्ड्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं हमको ब्लैंक को भरने में। रिक्त स्थान के बाद प्रीपोजिशन, बट, एंड, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पर ध्यान दें, क्योंकि यही हिंट्स हैं, तो ये हमारी मदद करते हैं। तो रिक्त स्थान के हमने तुरंत बाद भी कहा था और पहले भी कहा। आइए अब जनरल पे क्वेश्चन देखते हैं। तो ग्रेजुएट वही सीजीएल 2016 पीटी के हैं। व्हाट ए डैश हॉलीडे, ऑड मैन आउट हो गया इमॉर्टल, क्योंकि बाकी सब में मोमेंट, मेमो, मोमे, मतलब ये ऑड मैन आउट हो गया। तो व्हाट ए मेमोरेबल डे, कितना यादगार दिन है। मोमेंटस, क्षणिक, मोमेंट्री, क्षण, तो ये भी खत्म हो गया। कितना यादगार दिन है, ऐसा यादगार दिन है कि मैं मेरी मेमोरी में हमेशा रह जाएगा, मैं आज के दिन को कभी नहीं भूलूंगा। Many important projects have reached the final stage of, हमको चाहिए मीनिंग कंप्लीशन, कंप्लीट। कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किस अवस्था में पहुंच गए हैं? फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं, फाइनल स्टेट ऑफ कंप्लीशन, स्टेट, अवस्था। तो हमको कंप्लीट से रिलेटेड वर्ड चाहिए। तो देखो कंप्लीट यहाँ है,
COMPLETE, तो हमको मेन ई नहीं मिला, S बराबर T। ये कुछ टेक्निक्स है जो क्लास में बताई जाती है। तो एकम्प्लिशमेंट। नेक्स्ट, डैश यू लिव लॉन्ग, तो हम लोग जब किसी की कामना करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका आंसर आपका हो गया बी। अब आइए आगे क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट में क्या करना है, सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़ें, पढ़ने के दौरान रिक्त स्थान के दाएं और बाएं ऐसे हिंट सुने। देखिए क्लोज टेस्ट क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है। तो जो जो आपने टेक्निक फिल इन द ब्लैंक्स में सीखी थी वो सारी टेक्निक यहाँ भी लगाइए कि ब्लैंक के तुरंत बाएं और दाएं आपको हिंट्स ढूंढने हैं। तो यहाँ भी वही लिखा है कि दाएं और बाएं ऐसे हिंट्स ढूंढिए जिनके आधार पर उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। यदि आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो तो विकल्प से चलिए, यहाँ भी विकल्प का वही टेक्निक है कि 2 सिनोनिम या फिर 2 एंटोनिम पकड़ लीजिए। ऑप्शन, ज़्यादातर हिंट्स पैराग्राफ में ही मौजूद रहते हैं। गद्यांश मीन्स पैराग्राफ, पूरी कहानी। रिक्त स्थान भरने के दौरान वाक्य के संदर्भ कंटेक्स्ट पर भी ध्यान दीजिएगा कि कंटेक्स्ट पूरी कहानी का पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव। तो कोई भी जो कहानी है ना वो कंटेक्स्ट में चलती है, संदर्भ में, तो या तो पॉजिटिव कंटेक्स्ट होगा या फिर नेगेटिव कंटेक्स्ट होगा। रिक्त स्थान भरने के दौरान वर्ड पावर और ग्रामर पर भी ध्यान दें। अच्छा, फिर यहाँ पर सुपर हिंट्स, वही फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, प्रीपोजिशन, बट, एंड, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अच्छा, तो यहीं पर बताते हैं आपको एक बात, एंड में दाएं बाएं बराबर भराए मतलब भरने होंगे, एक जैसे अर्थ, लेकिन बट, ऑल्दो, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ में आप हमेशा 2 अपोजिट मीनिंग वाले ही भरेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव। और ये किस किस में चलेगा, ये चलेगा ऑल्दो के साथ भी यही होगा, डिस्पाइट के साथ भी यही होगा, इन स्पाइट ऑफ के साथ भी यही होगा। तो यहाँ कहानी छोड़ दी गई है। कहानी आप ये टेक्निक समझ लीजिए और किसी भी क्लोज टेस्ट में आप इसको अप्लाई करके देखिए। आगे क्लोज टेस्ट के भी प्रैक्टिस चलेंगे वीडियो में, तो वहाँ पर भी सबको लगाइएगा। अब आइए कॉम्प्रीहेंशन को कैसे बनाना चाहिए। सबसे पहले अपोजिट और सिमिलर वाले प्रश्नों को हल करें क्योंकि इजी होते हैं। ध्यान रखें कि जितना आसान शब्द होगा उतना ही वह कंटेक्स्ट पर आधारित होगा, और उसके लिए यह देखना होगा कि उस शब्द का प्रयोग कहानी में कैसे हुआ। जैसे कि देखिए, एक इजी सा वर्ड है राइट। अब राइट के कई सारे मीनिंग है। राइट का अर्थ दाहिने भी होता है, राइट का अर्थ सही भी होता है, राइट का अर्थ अधिकार भी होता है। तो कहानी में वो किस संदर्भ में, किस कंटेक्स्ट में राइट को बोल रहा है, ये पहले पकड़ना होगा, तब हम राइट का एक्चुअल मीनिंग बता पाएंगे। बैंक क्लर्क की परीक्षा में पूरी कहानी जल्दी से पढ़ें क्योंकि जनरली वो राजा रानी की कहानी होती है, जातक कथाएं, फेबल्स, और प्रश्नों का उत्तर दें। उत्तर देते समय वे सभी विकल्प बाहर हो जाएंगे जो कि हाफ ट्रूथ हो, अर्ध सत्य, हाफ ट्रूथ। मतलब हम कहेंगे ये ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज इट इज पार्टली करेक्ट, नॉट फुल्ली करेक्ट, या जिनका कहानी से कोई लेना देना नहीं हो। तो जैसे हमने कहा कि ऑप्शन नंबर ए पार्टली करेक्ट है, नॉट कंप्लीटली करेक्ट, तो बाहर हो गया, रूल्ड आउट। ऑप्शन नंबर बी रूल्ड आउट, बाहर हो गया क्योंकि ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, इसकी कहानी में कोई चर्चा ही नहीं है। उत्तर देते समय वे सभी विकल्प बाहर हो जाएंगे जिनमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी ऑप्शन में ओनली लगाओ, मेयरली लगाओ, ऑल लगाओ, तो उनको देखते के साथ बाहर कर दीजिएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर डायरेक्ट निकलता है और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर इनडायरेक्ट निकलता है। बैंक पीओ की परीक्षा में पहले प्रश्न पढ़ें और उसका उत्तर गद्यांश पैराग्राफ में ढूंढें। बैंक पीओ की परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न सूझबूझ या कॉमन सेंस के आधार पर बनते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसमें कॉम्प्रीहेंशन में तो हमने कॉम्प्रीहेंशन का टेक्निक तो बता दिया, कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया, वो आगे जा करके हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देंगे। तो ये था आज का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन कि जिसमें हमने आपको ये बताया कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लास्ट मिनट ग्लिम्स रिवीजन कैसे करें और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे देखें। सो दिस इज ऑल इन टुडेज वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।